अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है बिज़नेस रिसर्च मेथड्स के हवाले से। आज हमारा टॉपिक नंबर 9 के हवाले से थर्ड लेक्चर है। मतलब पहले 2 लेक्चर भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के हवाले से हमने डिस्कस किए हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है जी इस टॉपिक के हवाले से। अब तक हम इस टॉपिक के हवाले से क्या कुछ पढ़ चुके हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए जी, 4th स्टेप था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई किए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले तो एक तो ओवरव्यू दिया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है क्या, इसमें हमने कौन कौन से वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है। फिर मैंने आपको कल के लेक्चर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो वेरिएबल्स आइडेंटिफिकेशन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल, इन चारों वेरिएबल्स की डेफिनेशंस बताई विद रिस्पेक्ट टू सूटेबल एग्जांपल्स। पेपर में भी आप कोशिश कीजिएगा इन्हीं एग्जांपल्स को कोट करें आप, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अदर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो इन एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया जी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन सा है, इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा है। तो आज का ये जो लेक्चर है ये इस हवाले से लास्ट लेक्चर है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है क्या, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है। पहले आप ये समझें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के इस स्टेप में आपने किया क्या है, अब तक क्या पढ़ा है आपने। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है भाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होगा कि ये 4th स्टेप होगा, 3rd स्टेप में जिसमें आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद अब आपको इस स्टेप में क्या करना है, आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं, बताना है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा मॉडरेटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल है। फिर आपने इस स्टेप में क्या किया जी, आपने उनको लेबल्ड किया। मतलब आपने कहा जी पार डिस्टेंस का लेबल दिया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे चीज़ के ऊपर नाम लिखा होता है ना, उसका लेबल लगा होता है। तो आपने कहा जी मैनेजेरियल वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ लेबल देना है, बताना है भाई ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मॉडरेटिंग और इंटरवीनिंग है। इस तरह देखें हर वेरिएबल के साथ लेबल लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मॉडरेटिंग है। तो आपने पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, फिर उनको लेबल दिया। देखें यहाँ पर 4 लेबल दिए हुए हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल। फॉलो करें ना बात। तो आपने इन वेरिएबल्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इनको लेबल किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने बताया भाई कौन से वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट है, वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, एक वेरिएबल के कम या ज़्यादा होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट होता है, इंक्रीज़ का इफ़ेक्ट है या डिक्रीज़ का इम्पैक्ट है या नो इफ़ेक्ट है, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने उनकी डायरेक्शन भी बताई कि क्या वो पॉजिटिवली डायरेक्टेड हैं या नेगेटिवली डायरेक्टेड हैं। 3 काम, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई किए, फिर आपने उनको लेबल्ड किया, फिर आपने उनका रिलेशनशिप बताया कि उनका एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, क्या इन्फ्लुएंस है। और लास्ट पर आपने क्या मतलब क्या किया, आपने इन वेरिएबल को एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में, एक डायाग्राम, एक स्कीमेटिक डायाग्राम, एक ख़ास तरतीब के साथ कि यहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इंटरवीनिंग और ये मॉडरेटर सेंटर में लाई करता है। ऐसा देखिए स्कीमेटिक डायाग्राम बनाइए आपने। देखिए डायाग्राम है ना ये, कि यहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और सेंटर में मॉडरेटिंग वेरिएबल है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो आपने इस स्टेप में क्या किया, फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, 4 काम किए। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, बताया भाई ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मॉडरेटिंग जो इंटरवेनिंग है, इसको लेबल किया, दूसरा काम। तीसरा काम आपने क्या किया, उनकी डायरेक्शन बताई, उनका रिलेशनशिप बताया किस नेचर का है, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। उनका रिलेशनशिप बताने के बाद आखिर में लास्ट में आपने उनकी डायाग्राम बना दी। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है, इन 4 काम करने को कहा जाता है। वेरिएबल आइडेंटिफाई करना, उनको लेबल करना कि उनका नाम क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, तीसरा काम, और चौथा काम उनकी डायग्राम बनाना। तो यही आज का लेक्चर है जिसके साथ हम ये टॉपिक भी फिनिश कर लेंगे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते किसको हैं। देखें अगर मैं पहले आपको ये पढ़ा देता ना तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन हमने प्रैक्टिकल साइड पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते किसको हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है ये आपके सामने देखें जी, मैंने
पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो तरतीब हमने डिस्कस किया है वो पढ़ते हैं। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड। ये एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है जिस पर पूरा रिसर्च प्रोसेस जो है वो आपका बेस करता है। इट इज़ लॉजिकली डिवेल्प्ड, डिस्क्राइब्ड एंड इलेबोरेटेड, लॉजिकल मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्क्राइब्ड एंड इलेबोरेटेड नेटवर्क। देखिए ये नेटवर्क है ना, ये वेरिएबल्स का एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऑफ वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ वेरिएबल। मेरी बात फॉलो करें, दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ वेरिएबल। तो इसमें आपने लॉजिकली डिस्क्राइब और फॉर्म में रिलेशनशिप बताया है, नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल, वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताया है, डीम्ड रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, जिसका प्रॉब्लम से कनेक्शन है, रेलेवेंस है सिचुएशन, एंड आइडेंटिफाइड थ्रू सच प्रोसेसेस एज इंटरव्यूज। और आपने इनको कैसे आइडेंटिफाई किया है, ये वेरिएबल आए कहाँ से हैं। तो देखें जो आपने सेकंड स्टेप प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग में इंटरव्यूज़ किए थे, आपने लिटरेचर सर्वे किया था, वहाँ से आप इस काबिल हुए हैं कि आपको पता चले कि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड लिटरेचर सर्वे, एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन आल्सो गाइड। देखिए आप अपने तजर्बे और अपनी जहाँ जो दिमागी सलाहियत है, सोच से भी पता चलता है आपको कि ये फैक्टर्स जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम से लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। तो आप इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को तो फॉलो करते ही हैं, इसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से भी मदद लेते हैं, अपनी जो सोच है, अपने जो तजर्बा है उससे भी मदद लेते हैं कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकें। फ्रेमवर्क जैसा कि मैंने बताया था, देखिए ये फ्रेमवर्क है ना, एक ढांचा है, एक स्केच है, एक डायग्राम है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रेमवर्क, जिसमें आप वेरिएबल्स का नेटवर्क बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। सो लेट्स मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मेरी बात फॉलो कीजिएगा बेटा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने भी आपको समझाया, इसमें आपने क्या किया, वेरिएबल आइडेंटिफाई किया, उनको लेबल दिया, उनका रिलेशनशिप बताया, डायरेक्शन बताई कि किसके इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। फिर आपने एंड पर उनकी डायग्राम बताई, भाई ये इनका रिलेशनशिप है, एक स्केमेटिक डायग्राम, एक मीनिंगफुल डायग्राम। तो देर आर 5 बेसिक फीचर दैट शुड इनकॉर्पोरेटेड इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। 5 कंपोनेंट हैं, 5 वो फीचर्स हैं, 5 वो क्वालिटीज़ हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, 5 वो स्टेप्स हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के। नंबर 1 क्या है, द वेरिएबल कंसिडर्ड रेलेवेंट टू द स्टडी शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। वो जो वेरिएबल है ना, जो रेलेवेंट टू द स्टडी हैं, जो आपकी स्टडी, आपके टॉपिक, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी शनाख्त करें, उनके बारे में बताएं। एंड लेबल्ड इन द डिस्कशंस, डिस्कशन में उनका लेबल दें कि भाई इसका नाम डिपेंडेंट है, इसका नाम इंडिपेंडेंट है, इसका नाम मॉडरेटिंग है, इसका नाम इंटरवेनिंग है। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या करें, द डिस्कशन शुड स्टेट हाउ 2 और मोर वेरिएबल आर रिलेटेड टू वन अनदर। बताएं भाई इन वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है। दिस शुड बी डन फॉर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट आर थ्योराइज्ड टू एग्जिस्ट अमंग द वेरिएबल। ये तब किया जाना चाहिए, तब किया जाएगा जब आपको पता हो कि ये वेरिएबल्स जो हैं इनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, और ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपकी सिचुएशन को जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन वेरिएबल्स के बारे में थ्योराइज़ करके, इनके बारे में स्टडी करके आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को थ्योराइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उन वेरिएबल्स के बारे में भी आपने बताना है इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। If the nature and direction of relationship can be theorized on the basis of finding of the previous research में उन वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप बताया गया है, मतलब ताल्लुक बताया गया है कि भाई इनकी क्या डायरेक्शन है, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, एक के कम होने से दूसरा ज़्यादा होगा या कम होगा। ये डायरेक्शन है, ये रिलेशनशिप आपने बताना है। ये कहाँ से पता चलेगा आपको, प्रीवियस रिसर्च से, जब आपने लिटरेचर सर्वे किया होगा। Then there should be an indication in the discussion as to whether the relationship would be positive or negative. relationship में आपने बताना है कि उनका relationship positive है या negative है। There should be a clear explanation. Fourth step क्या है, there should be a clear explanation why we would expect these relationship to exist. आपने बताना है theoretical framework में कि हम भाई इसको क्यों consider कर रहे हैं। जाहिर सी बात है
जब आप प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ेंगे, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वेरिएबल इम्पैक्ट करता है हमारी सिचुएशन से, ये वेरिएबल रिजेंबल करता है, सिमिलर टू अवर सिचुएशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये इशू वाकई ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस वेरिएबल का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से ये रिलेशनशिप है, या इस वेरिएबल का इंटरवेनिंग इफेक्ट है, इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है. So there should be a clear explanation of why we should expect these relationships to exist. The arguments could be drawn from the previous research finding. ये देखें आपने कहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये जो ताल्लुक़ है, ये जो वेरिएबल्स का आपस में, ये क्यों है, क्यों ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वेरिएबल हमसे रेलेवेंट है, ये आपको प्रीवियस रिसर्चेस से पता चलेगा. जब आप सिमिलैरिटी, रिजेंबलेंस देखेंगे प्रीवियस रिसर्चेस में किया जाने वाली रिसर्च की, ऑर्गेनाइजेशन की, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी रिसर्च की. और लास्ट पे क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क शुड बी गिवन सो दैट द रीडर कैन सी एंड ईजिली कंप्रीहेंड द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप. तो आखिर में आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है ताकि जो रीडर है वो आसानी से समझ सके. देखिए हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हमें ये डायग्राम मिल जाती है कि भाई ये इनका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इंटरवेनिंग इफेक्ट है, इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है. फॉलो कर रहे हैं ना बात मेरी. तो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट रखता है. तो ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसमें ये काम किए जाते हैं. वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेबल किया जाता है, उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताया जाता है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है. फिर ना सिर्फ रिलेशनशिप बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है कि ये पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड हैं. फिर आपने डिस्कशंस में ये भी बताना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कि ये कोई भी वेरिएबल जो है इसका रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. ये भी आपको प्रीवियस रिसर्चेस से पता चलता है जब आप सिमिलैरिटीज़ देखते हैं प्रीवियस रिसर्चेस की सिचुएशन में और अपनी सिचुएशन के दरमियान. और लास्ट पे आपने क्या करना है, एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के बतानी है ताकि रीडर ईजीली कंप्रीहेंड कर सके, समझ सके आपकी रिसर्च को, आपके वेरिएबल्स को, आपकी प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर आपका ये 9th टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट हुआ और रिसर्च, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का ये 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया. अब 4th स्टेप के बाद जाहिर सी बात है हमने मूव करना है 5th स्टेप की तरफ. मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ इसको रिदम रखा होगा, आप साथ साथ इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो 4th स्टेप अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ऑब्जर्वेशन और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. सेकंड था प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग जिसमें हमने लिटरेचर सर्वे के बारे में पढ़ा. थर्ड था जी प्रॉब्लम डेफिनेशन जो हमने कंप्लीट किया. और अभी रिसेंटली हमने इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर थे, ये 3 लेक्चर्स हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से डिस्कस किए. अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह ताला जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस पर होगा 5th स्टेप पर, और उसके बाद फिर साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है जी. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी डिस्कस कर लिए. इसी के साथ मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर होंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैर.